सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज भाई साहब थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ढंग से। चलो, वॉइस आ रही है प्रॉपर। तो आज हम लोगों का है वीक की लास्ट क्लास, और लास्ट क्लास है हमारी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया की। और इस लास्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स। कितने सारे? रिमेनिंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स कितने सारे? 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ठीक है, तो हम लोग के टोटल हमने ये देखा था कि इंडिया को हम 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांट सकते हैं। ठीक है, और वो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन कौन थे? एक तो हमारे, अरे एक तो मैप नहीं बनता यार, ये एक दिन तो पहले बैठना पड़ेगा पूरा मैप ढंग से बनाने के लिए। देखो, ये आपके हिमालयाज़ हैं। ठीक है, ये एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो हम पढ़ चुके हैं पहले दिन। फिर ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू एवं प्रायद्वीपीय पठार हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। 2 ही पढ़े ना। अब तीसरे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पढ़ेंगे आज। फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये जो कोस्टल प्लेन्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट एंड द फाइनल वुड बी आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, इन आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, यानी कि टोटल हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहले एक बार ये मैं देख लेता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। और सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं फिर। सर केमिस्ट्री हाई लेवल आ रही है CHSL मेंस एंड CGL मेंस करवा दीजिए। ओके ड्रीम वन जी, क्यों नहीं। अभी रुक जाइए, सारा कुछ हाई लेवल और ज़ीरो लेवल सब कुछ होगा। ठीक है, चिंता ना करिए, बस आप मैप मस्त बनाते हो बेटा। ये जो मैप है ना, तुमको लग रहा होगा मौज मौज में, ये मैप एक्चुअल में UPSC ने मान रखा है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो, UPSC ने मान रखा है। ठीक है, तो इस मैप को हम कंसिडर करेंगे। यह जो मैप है इसको रफ मैप कंसिडर किया जाता है, ऐसे ही नहीं मैं बनाता हूँ। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग अर्नब। अर्नब से याद आया, सोनिया गांधी के खिलाफ इस समय चिल्ला नहीं रहो, क्या बात है। ओडोमॉस लगा लीजिए, आज थोड़ा से मच्छरों का प्रकोप कम है तो ओडोमॉस नहीं, ऑल आउट से आज काम चल रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं क्या? तो ये जैसे हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट 3 रिवर्स हैं। मंडे को यही टॉपिक होगा, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये इंडस है, फिर यहीं से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्रा, और तीसरी हमारी रिवर है गंगा। ठीक है, मतलब इस तरह से ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रह्मपुत्रा इंडिया में है ही नहीं, लेकिन आप जानते हैं वो है। ठीक है, तो ये पूरी तीनों जो हमारी रिवर्स हैं, जिसमें कि मेन हमारा इन्फ्लुएंस गंगा रिवर का है, वो तीनों रिवर्स नॉर्थ इंडिया में एक फर्टाइल प्लेन क्रिएट करती हैं, और उसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जो कि आप मुझे बताइए किस हिमालयन रेंज के नीचे से मुझे देखने को मिलेगा, बताइए। तो यहाँ पे हम लोग के थे ऐसे करके हिमालयाज, जिसमें कि हमने देखा था ये ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो ऑब्वियस ये बात है, इसके नीचे से जो आपका बेल्ट चालू होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये प्लेन्स, ये फर्टाइल प्लेन्स कौन सी रिवर्स बनाती हैं? ये बनाती है इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गैंजेस, दैट इज द होली रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। क्या बनाती? प्लेन। क्या मतलब, समझे नहीं सर? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये माउंटेन होता है, ये आपका क्या होता है, ये प्लाटू होता है, और इस तरह से आपका होता है प्लेन। प्लेन मतलब एक तरह से एलुवियल डिपॉजिट्स ला रही हैं, मिट्टी ला रही हैं और मिट्टी को डिपॉजिट कर रही हैं। वो मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, दैट इज़ वाई उनको हम बोल रहे हैं कि वो बहुत फर्टाइल प्लेन है। समझ रहे? तो सर मिट्टी ला कहाँ से रही हैं? रिवर्स। तो होता क्या है कि जो हमारे हिमालयन रिवर्स है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी हमारी तीनों रिवर्स के मैंने आपको नाम लिए, ये तीनों का ओरिजिन कहाँ से है? ये तीनों का ओरिजिन हिमालय से ही है। इन तीनों का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो हिमालय से ही होता है। अब जब ये हिमालय से आती हैं ऐसे, ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर तोड़ती हुई लाएंगी ये। इसको ऐसे समझो, अगर उसमें समझ नहीं आ रहा, जैसे ये हमारे हिमालयाज़ हैं। ठीक है, ये हमारे हिमालयाज़ हैं। यहाँ से रिवर अभी हम अगले मंडे में पढ़ेंगे, तो ये देखेंगे कि ये रिवर आपकी पेरेनियल होती हैं, मतलब ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि यहाँ पे आपके सबसे पहले ये रिवर जो है कौन सी स्टेज में होती हैं, ज़रा बताइए कौन सी स्टेज होती है इनकी? ये
विच स्टेज इट इज़। और इस स्टेज में ये इरोजनल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तोड़ फोड़ मचाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनको ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग यूथफुल स्टेज। तो यूथफुल स्टेज में क्या होता है कि अब जो रिवर होती है बहुत ही इरोजन परफॉर्म करती है। इरोजन यानी पत्थर वत्थरों को तोड़ती है। तो जो पत्थर को तोड़ के लाई, पत्थर को तोड़ेगी और साथ में ले चलेगी, चलो भैया चलो हमारे साथ। तो ये जो कारवां है, ये सिलसिला है कि चलो हमारे साथ, वो सिर्फ कुछ ही देर तक टिक पाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको चाहिए वेलोसिटी। अभी तो ये रिवर के पास क्या था? ग्रेडियंट था। अभी तो इस रिवर के पास क्या थी? स्लोप थी, ग्रेडियंट था। तो इनको तोड़ ताड़ के ले आई, क्योंकि ढलान भी थी। तो वो अपना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये पत्थर यहाँ पे नीचे आ गए। इसको ऐसे इमेजिन करिए, ऊपर हिमालय, तभी इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये बड़े 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 पत्थर आ गए यहाँ पे। ठीक, इसको एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर। ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि हिमालयाज़ हैं आपके। ठीक है, ये हिमालयाज़ है और यहाँ से रिवर आ रही हैं और यहाँ पे बड़े 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 ऐसे करके पत्थरों को डिपॉजिट कर रही हैं। ठीक है, ये बड़े जो पत्थर डिपॉजिट कर रही है रिवर, ये यहाँ पे आके गुम हो जाएगी। कहाँ गुम हो जाएगी सर? ये जो रिवर है ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच से नीचे से बहेगी, क्योंकि उसको तो अपना रास्ता चाहिए। भाई तुमको नहीं जाना है आगे, तो हमें हटो, रास्ता दो, हम आगे जाएंगे। ठीक है, तुमको नहीं जाना है, बैठो तुम आराम से। तो यहाँ ये जो बेल्ट है, इस ये जहाँ पर पत्थर इकट्ठा हुए हैं, इस पूरे रीजन को एक बेल्ट बोल देते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर बेल्ट है, और इसको नाम दे देते हैं भाबर। क्या नाम दे दिया इसको मैंने? भाबर नाम दे दिया। अब ये तो यहीं पे रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि अब इनको ना तो उतनी वेलोसिटी, ठीक है, रिवर, देखो दो चीज़ें हैं जो इनको यहाँ पे नीचे लेके आई। एक तो रिवर की वेलोसिटी पहला, और दूसरा क्या? दूसरा हमारे लेके आई जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट यानी स्लोप। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये जो पत्थर हैं बड़े बड़े, ये वहाँ से यहाँ चल के आए, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जरा कमेंट में बताइए जल्दी से, देखते हैं कितना आप लोग रिवाइज कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो ये भाबर हो गया। ठीक है, अब पहले मैं उसका आंसर बता देता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। उसको इरोजन बोलेंगे, वेदरिंग नहीं बोलेंगे। वेदरिंग क्या चीज़ है? जब अपने वहीं पे पड़े पड़े टूट जाए पत्थर, यही पढ़ा था ना, वेदरिंग इज एन इन सितु प्रोसेस। यही पढ़ा था ना, वेदरिंग इन सितु प्रोसेस है, जो कि केमिकल वेदरिंग हो सकती है, मैकेनिकल वेदरिंग हो सकती है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो ये सब क्या है? बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है कि वहीं पे पत्थर पड़े पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें पेड़ उग रहा है, पेड़ उगते उगते उसके रूट अंदर अंदर गई, तोड़ दिया, वेदरिंग इन सितु प्रोसेस। अब वो जो डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसिंग एजेंट्स, इरोजनल एजेंट्स, जैसे कि रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया, विंड हो गया, ये सब उसको लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इरोजन। तो इरोजन के थ्रू यहाँ तो आ गए, अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिवर अब यहाँ पे हमें एमर्ज, री एमर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे गुम हो गई थी, दिख नहीं रही थी, कहाँ हो रिवर, कहाँ हो तुम, हमें दिख नहीं रही हो। लेकिन अभी रिवर हमें दिखने लगेंगी। क्यों? क्योंकि पत्थर तो गायब हो गए। और इस बेल्ट को, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ रिवर ही रिवर आ रही है, और इसको बेल्ट को बोलेंगे तराई बेल्ट। तराई बेल्ट आप सुनते होगे है ना, कि घरों में तराई वगैरह होती है, जब है ना घर बनता है तो हम लोग तराई वगैरह करते हैं। तराई तो आप समझते हो ना, जहाँ पे पानी वानी डाला जाए, तो ये तराई बेल्ट होता है। खासियत होती है हर एक बेल्ट की, अभी लिखेंगे उसको क्या खासियत होती है। जैसे कि भाबर की खासियत ये होती है कि यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर। और एक चीज़ आपको बता दूं, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो वो डेजर्ट, तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा है 2 मिनट का। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कोस्टल इंडियन प्लेन्स हम लोग पढ़ेंगे, उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पोर्ट्स, बंदरगाह, वो भी आज के लेक्चर में करेंगे। फिर तो हम करेंगे ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जहाँ पे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, और सर्टेन कुछ और आइलैंड्स देखने वाले हो सकते हैं जिनके नाम आपने आज तक पहले कभी सुने ही ना हो। ठीक है, तो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं, किसमें? भाबर में। और बड़े बड़े यहाँ पे हमें स्टोन पेबल्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तराई में क्या है? तराई में स्ट्रीम ऑफ रिवर जो डिसअपियर हो गई थी भाबर में, स्ट्रीम ऑफ रिवर विल रीअपियर, स्ट्रीम ऑफ रिवर विल रीअपियर। यहाँ पे क्योंकि रिवर एकदम मौज में चल रही है अभी, एकदम ऐसे समझ लो पत्थरों की चंगुल से बाहर आई है। ये तो ये विदाउट, यहाँ पे कोई विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल है ये, इट इज़ अ विदाउट प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल।
चैनल मतलब रास्ता, इसका कोई प्रॉपर रास्ता नहीं कि देखो यहाँ बह रही है, यहाँ बह रही है, वहाँ बह रही है, क्योंकि बहुत पानी है इसके पास अभी रिवर के पास। तो विदाउट प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, जैसे कि हम लोग देखते हैं जैसे हमारा तो जैसे जो कानपुर है तो वो गंगा रिवर के किनारे है, तो या फिर आपने भी कोई ना कोई रिवर तो देखी होगी, तो वो देखा होगा कि भाई एक पर्टिकुलर उसका कोई रास्ता है जिसमें फ्लो हो रही है, ऐसे तो नहीं कि अदरक की तरह कहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे अदरक की तरह कहीं बढ़ती है जो रिवर है, तो इसी को बोलते हैं विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है। और ये काफ़ी मार्शी एरिया है आपका, ये आपका मार्शी एरिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका मार्शी एरिया है, मार्शी मतलब दलदली एरिया है, ये मार्शी एरिया दलदली एरिया है। और यहाँ पे एकदम मैं ये बोल सकता हूँ कि लश ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लश ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। यहीं पे आपको काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क यूपी में। ये जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है कहाँ देखने को मिलेगा भाई, हिमालय वगैरह तो उत्तराखंड हो गया, हमने देखा था JNK, लद्दाख, ठीक है, ये सब हिमाचल। जब नीचे उतरोगे तो फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलते हैं ना, जैसे कि सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पार्ट होते हैं हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के, है ना। हिमालय से जब नीचे नदियाँ आती हैं तो यही वाला तो बेल्ट होगा आपका। अब ये रिवर और आगे बढ़ेंगी, अब ये रिवर अब और आगे बढ़ेंगी, वहीं थोड़ी रुक जाएंगी, या ये जब आगे बढ़ेंगी तो अब बड़े बड़े जो डिपॉजिट थे वो वहीं पे सब रुक गए, बड़े पत्थर, कुछ और बड़े बड़े मान लेते हैं छोटे मोटे पेबल्स, वो वहीं पे रुक जाएंगे। अब यहाँ पे जो आएगा वो बहुत ही फाइन सिल्ट आएगा, मतलब कि जिसमें क्ले भी होगा, जिसमें कि आपका लोमी सॉइल भी, यानी कि जो प्रॉपर सॉइल जो चाहिए वो यहाँ पे अब डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। और इस बेल्ट को बोलते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन, बाढ़ का क्षेत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? बाढ़ का, एलुवियल फ्लड प्लेन, बाढ़ का क्षेत्र। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? तो ये जो रिवर आई, अब जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, किनारे किनारे उसका डिपोजिशन होगा किसका, क्या कहते हैं, सॉइल का, ठीक है। तो सॉइल जो हमारी एलुवियल सॉइल यहाँ किनारे किनारे डिपॉजिट होगी ऐसे करके, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये रिवर तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये तो कॉन्टिन्यूस फ्लो चल रहा है ना, तो जब आएगी तो इसको साइड कर देगी, उधर इधर और साइड कर देगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो सॉइल है वो इधर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, इधर पे इकट्ठा हो जाएगी किनारे किनारे पे। और यहाँ वाली जो सॉइल है, कहाँ वाली सॉइल, इसको मैं येलो से हाईलाइट करूँ, ये वाली जो सॉइल है, ये वाली सॉइल, ये तो हर साल रिन्यू हो रही है, हर साल रिन्यू हो रही ना। नदी आई, बोलती हटो हटो साइड हटो, यहाँ पे नया डिपोजिशन कर देती है, हटो हटो साइड हटो, तुम लोग साइड हटो, यहाँ पे नया डिपोजिशन कर देती है। तो इसको बोलते हैं, ये जो नया डिपोजिशन है खादर, जो ओल्ड डिपोजिशन है उसको बोलते हैं भांगर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम एलुवियल फ्लड प्लेन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, खादर एंड दूसरे को भांगर। अब मुझे बताइए इनमें से बेटर कौन सी होगी कल्टीवेशन के लिए, कौन सी अच्छी सॉइल होगी? दोनों ही अच्छी हैं, नो डाउट, दोनों ही अच्छी है, बट इनमें से बेटर कौन सी होगी? खादर। खाद क्या होती है? खाद वो होती है, खाद को डालने से हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अच्छी हो जाती है हमारी सॉइल। तो वही है खादर, ये आपकी बेटर एलुवियल, बेटर मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, या फिर बेटर फर्टिलिटी होती है, इसकी हम बोल सकते हैं बेटर फर्टिलिटी होती है कंपेयर टू भांगर। भांगर में आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे, कंकड़ भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं खादर में नहीं देखने को मिलता। दोनों में आपको कैल्सेरियस कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। कैल्सेरियस कंसंट्रेशन का मतलब है जो स्टोनी पेबल्स है, बट भांगर में ज़्यादा है, कंकड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस फिगर के थ्रू अगर ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हिमालय से हमारी रिवर आई, बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट हुए, भाबर, यहाँ पे मार्शी लश ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत एकदम पानी ही पानी है, और वो यहाँ पे मार्शी दलदली एरिया क्रिएट करेगा, और बहुत सारे यहाँ पे एक तरह से लश ग्रीन वेजिटेशन, जैसे नेशनल पार्क मैंने आपको बताया दुधवा नेशनल पार्क, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड अगेन आगे बढ़ेंगे तो एलुवियल फ्लड प्लेन देखने को मिलेंगे। ये रही आपकी खादर जो किनारे किनारे में डिपॉजिट है, और ये हर साल रिन्यू होती है खादर। भांगर और किनारे में आप चले जाएंगे तब ये हर साल रिन्यू नहीं होती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो खादर है हमारी, ये रिन्यूज एवरी ईयर, ठीक है, रिन्यूज एवरी ईयर। अब ये बताइए कि यहां तक किसी का कोई डाउट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में? जल्दी से बताइए, किसी का यहां तक कोई डाउट हो? ध्यान ये रखना है कि भाबर और भांगर में अंतर है। भाबर एक बेल्ट है पूरी की पूरी, भांगर एक बस एलुवियल फ्लड प्लेन का टाइप है,
क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए। हाँ बिल्कुल, नेशनल पार्क क्रिएट होते हैं, जैसे कि दुधवा मैंने तो आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया। और भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया, ये बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया। ये सारे आपके तराई रीजन में ही पड़ते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका कोस्ट्स ऑफ इंडिया, अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो। नो चलो सर, पहली वाली वीडियो हाइड हो गई। अच्छा, तो कोस्ट ऑफ इंडिया पे आते हैं। कोस्ट होता क्या है? कोस्ट का मतलब होता है तट। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि इंडिया जो इंडिया है वो एक कोस्टल कंट्री है। अगर हम देखें यानी कि उसका कोस्ट है। कितने कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में, ज़रा बताइए? कितने तटीय राज्य हैं भारत में, और कितने तटीय केंद्र शासित प्रदेश है, कितने यानी कि कोस्टल यूटीज़ हैं हमारे इंडिया में, उनका नाम जल्दी से बताइए। ये जो पूरा कोस्ट ऑफ इंडिया है, इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इधर वाला, एक ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इधर वाला। क्लियर है इतनी चीज़? वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेस्ट और ईस्ट, बट इस पे बिल्कुल अभी आपको फोकस नहीं करना है। फोकस किस चीज़ पे करना है? जब ये आपको बताने जा रहा हूँ कि वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन में डिफरेंस क्या होता है, पहले वो समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट नेम्स क्या हैं अक्रॉस दी डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले, और हाँ सबसे पहले तो क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था, कितने कोस्टल स्टेट हैं? 9 स्टेट हैं प्लस 4 यूटीज़ हैं। उसमें से सबसे हमारा कोस्टल बाउंड्री किसकी है? स्टेट की अगर बात करें, ओवरऑल बात करें तो अंडमान एंड निकोबार। वैसे सबसे लंबा गुजरात, देन आपका है आंध्रा, देन आपका तमिलनाडु, ये हमारा ऑर्डर है। और अगर बात करें उसमें यूटीज़ के मामले में तो अंडमान निकोबार है। खैर वो हम लोग अभी उस पर डीप में नहीं घुसेंगे बिकॉज वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि डिफरेंस क्या होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में इंपॉर्टेंट है एक चीज़, ध्यान से सुनना इसको। अब होता क्या है कि कोस्टल प्लेन होता क्या है? कल तो सर हम लोगों ने पढ़ा था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये घाट और प्लेन में क्या अंतर होता है? घाट तो हो गया भाई ये माउंटेनियस रीजन, ये पेनिनसुलर जो प्लेट्यू का पार्ट था, ये हो गए थे हमारे घाट, ये हो गए थे हम लोग के घाट। ठीक, ये घाट के यहाँ पे जो एक तरह से हम बोल सकते हैं डिपॉजिट्स हैं, जो प्लेन एरिया है, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट ईस्ट में कौन सा चौड़ा लग रहा है तुमको? कौन सा चौड़ा लग रहा है, ईस्ट वाला या वेस्ट वाला? जो मैंने ड्रॉ किया उसी के बेसिस पे बताओ कौन सा चौड़ा लग रहा है। ईस्ट वाला एक्चुअल में चौड़ा है। क्यों इसलिए चौड़ा है? बिकॉज यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ज़्यादातर रिवर्स, और आई होप आपको पता होगा ये चीज़, नहीं पता तो हम लोग पढ़ेंगे मंडे को, कि यहाँ पे हमारी ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। रीज़न कल पढ़ा था, बताइए कमेंट में जल्दी से, क्या रीज़न है मोस्टली रिवर्स हमारी पेनिनसुलर इंडिया की ईस्टवर्ड फ्लो होती हैं? ईस्टवर्ड फ्लो होती है। तो ईस्ट में जब फ्लो होती हैं तो ये रिवर क्या होती हैं कि इनका रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। एक तरफ है हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, नर्मदा ही थोड़ी सी है जो सबसे लंबी नदी है वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली, बाकी तो सब छोटी छोटी छुटकू सी हैं और बहुत ही छोटा रास्ता है। जब छोटा रास्ता है तो क्या ये कुछ डिपॉजिट लेके आएंगी? नहीं आएंगी। तो डिपॉजिट लेके नहीं आएंगी तो डिपॉजिट करेंगी क्या? कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे बहुत ही छोटा नैरो कोस्टल प्लेन बनता है। बट यहाँ पे क्योंकि बहुत लंबा सा रास्ता होता है तो यहाँ पे बहुत सारा डिपोजिशन देखने को मिलता है। कहाँ पे? ईस्ट कोस्ट प्लेन में। तो बस यहीं पे आप डिफरेंस लिखिए। सबसे पहला तो ये है कि ये आपका नैरो है, ठीक, और ये आपका वाइडर है। ये आपका सबमर्जिंग है, और ये आपका एमर्जिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, और आंसर क्या है कि ये ज़्यादातर हमारी रिवर्स वहाँ पे फ्लो हो रही है बिकॉज जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो टिल्ट है वो ईस्ट की तरफ है। वेस्ट में हाई है और ईस्ट में थोड़ा सा लोअर है, इसलिए ज़्यादातर रिवर हमारी वहाँ पे फ्लो होती है। नर्मदा तापी क्यों वेस्ट की तरफ फ्लो होती है? बिकॉज वो रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं। इज दैट क्लियर? अब सबमर्जिंग का मतलब ये है कि ये जस्ट लगा हुआ है, ये जो ओशन है उससे लगा हुआ है। सबमर्जिंग ऐसा लगता है डूबता हुआ है, मतलब बहुत ही छोटा बेल्ट है ये, ऐसा लग रहा है डूब रहा है, सबमर्ज कर रहा है। ये क्या है? एकदम चौड़ा है, ऐसा लग रहा है एमर्ज हो रहा है, ठीक है। और अगर कन्फ्यूजन है तो सिंपल ई से ईस्टर्न, ई से एमर्जिंग, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की पर्टिकुलरली, वैसे तो नैरो है ईस्टर्न के कंपैरिजन में, बट अगर इसी को हम कंसिडर करें वेस्टर्न वाले को ही, तो ये नैरो मिडिल में है और
नॉर्थ और साउथ में चौड़ा है, यानी कि इमेजिन कर लो डंबल शेप का है। डंबल हमारा ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है हमारा डंबल, ये नैरो होता है मिडिल में और वाइडर होता है यहाँ पे। तो ऐसे इसको इमेजिन कर लो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आपका डंबल शेप का है, ठीक है। तो नैरो इन मिडिल एंड वाइडर इन दी एंड्स, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती हैं, रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा, बल्कि हम पढ़ेंगे मंडे को कि ये ईश्वरी ज्वारबद्ध उन्मुख बनाती हैं, यहाँ पे रिवर्स फॉर्म डेल्टा। अब मैंने आपको इसका भी रीज़न बता दिया कि सर क्यों डेल्टा ये नहीं बनाती हैं, क्यों ये बनाती हैं, क्योंकि इनका बहुत लंबा रास्ता है जो ईस्ट में फ्लो हो रही है, तो बहुत सारा डिपोजिशन लेके आती हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, जो सेडिमेंट हो गया, डेल्टा का मतलब क्या, सेडिमेंट, जो भी रेती हो गई, बालू हो गई, हम जो चीज़ें फेंकते रहते हैं रिवर में, वो सारी चीज़ें मिलके डेल्टा बना देती हैं। यहाँ पे जो डिपॉजिट कर देती है रिवर आके कि लो भाई इतना सब लेके आए हैं, ये सब लेके आए हैं, वो डेल्टा है। यहाँ पे एक तो रिफ्ट वैली फ्लो हो रही है, तो क्या ही डिपोजिशन, और एक तो इतना छोटा छोटा रास्ता है, तो क्या ही डिपॉजिट लेके आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, हम देखेंगे ईश्वरी ज्वारबद्ध उन्मुख बनाती हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पे आपको कुछ कयाल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ कयाल्स, फॉर्मेशन ऑफ कयाल्स देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस कयाल, कयाल इज, ये लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वहां पे, बल्कि ये होते हैं बैक वाटर्स, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं बैक वाटर्स। ये वहाँ का लोकल नाम है, लोकल नाम, दैट डजंट मीन के मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब कॉमन ही है, ठीक है। कयाल बैक वाटर्स होता है। बैक वाटर क्या होता है, तो होता क्या, जैसे यहाँ पे समुद्र लगा हुआ है, ठीक है, और तट भी पास में है, बहुत चौड़ा नहीं है कि देखो ये ईस्टर्न साइड है, जैसे मान लो यहाँ पे पानी आ रहा है, तो भाई यहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन एक्चुअल में यहाँ पे क्योंकि बहुत चौड़ा है, यहाँ भी ये बहुत पतला है, तो ये क्या होता है, ऐसे बैक मारता है, ये बैक मारता है, पानी बैक मारता है, बैक मारता है, ऐसे ऐसे आता है टाइट से, जैसे वेव्स आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पानी यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, पानी यहाँ पे डिपॉजिट हो गया कोस्ट में। इमेजिन करो जैसे ये पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक है, ये समुद्र है, तो यहाँ पे पानी, लहर आई, पानी कुछ इकट्ठा हो गया, फिर पानी चला गया, ऐसी तो लहर आती है, फिर पानी आया, फिर कुछ पानी वहीं पे रुक गया, बाकी पानी चला गया। तो ऐसे 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 करके बड़ा लेक बनता रहता है, जो कि कोस्ट में ये लेक बन जाता है, और ये इसी को बोलते हैं बैक वाटर। तो याद कैसे रखना है, जो पानी बैक मार मार के यहाँ पे जो एक लेक बन गया उसको बोलते हैं बैक वाटर। और इन्हीं बैक वाटर या फिर इन्हीं कयाल में होती है बोट रेस इन केरल, उसको बोलते हैं वल्लम कल्ली बोट रेस। और जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे वल्लम कल्ली एक आपका फेस्टिवल भी होता है, वल्लम कल्ली, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक पर्टिकुलर कयाल है जहाँ पे आपका ये नेहरू ट्रॉफी होती है, ठीक है, पुन्नाडा, ठीक है, पुन्नामाडा कयाल है जहाँ पे आपकी नेहरू बोट रेस होती है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं, सॉरी, इसको नेहरू ट्रॉफी, जो कि एक बोट रेस है, ठीक है। ये पर्टिकुलर कयाल में होती है, पुन्नामाडा कयाल में। इतनी चीज़ सभी को क्लियर यहाँ तक कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में अंतर क्या होता है। और क्योंकि ये नैरो है इसलिए यहाँ पे पोर्ट्स का डेवलपमेंट बहुत आसान है, पोर्ट्स डेवलपमेंट इज ईजी। अब ये भी समझ लो कि यहाँ पे पोर्ट्स यानी बंदरगाह बनाना क्यों आसान होता है, क्योंकि जैसे कि बंदरगाह क्या, जहाँ पे जैसे शिप्स वगैरह आके रुकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आए शिप, यहाँ पे रुक गए, ठीक है, माल अनलोड कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे ऐसे समझो कि मान लो शिप आया, मान लो इमेजिन करो इसको, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे एक्चुअल में सामान यहाँ पे अनलोड करना है, ठीक है। अब पोर्ट तो हमें यहाँ पे किनारे में बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मतलब पोर्ट का डेवलपमेंट यहाँ, एक्चुअल में पोर्ट तो यहाँ पे बनेगा, तो शिप आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि हमारा ऐसे करके सी का प्लेन होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिसल प्लेन, पढ़े थे, याद आया कुछ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसका कि ग्रेडियंट बहुत कम होता है, स्लोप बहुत कम होता है, वो होता है। और सबसे वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको देखने को मिले, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और एबिसल प्लेन्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ क्या बहुत लंबा कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप देख पा रहे होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे पोर्ट जो बंदरगाह है वो उतने ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाते, तो ज़्यादातर जो बंदरगाह हैं वो आपको वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे।
बिकॉज यहाँ पे पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहती, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए वेस्ट साइड में आपके ज़्यादा कोस्टल प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके डिफरेंट नेम्स देखने से पहले अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो ये बता दो, किसी का कोई डाउट यहाँ तक? सर एक बार पेड कोर्स के बारे में बता दो हेमंत माहौर। कुछ नहीं, हाँ परमार क्या वो लास्ट में बताऊँगा, अभी नहीं, अभी डाउट अगर कुछ हो तो बताओ, अभी नहीं। साइबेरियन शेल्फ, बिल्कुल, जो सबसे वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो साइबेरियन शेल्फ में है। रिपीट क्यों नहीं, पूरी क्लास में शुरू कर दें, फिर से चालू कर दें क्लास, मतलब कोई डाउट हो तो वो चीज़ बताओ। रिपीट, वाह, बस लिखना है मैं तो रिपीट। बैक वाटर बता दो एक बार, ठीक है रोहित वर्मा। बैक वाटर का मतलब होता है जब, जैसे कि ये ज़मीन है, ठीक है, जैसे ये है, ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र में लहरें उठती हैं तो लहरें ऐसे उठेंगी, कोस्ट में पहुंचेंगी, फिर वापस हो जाएंगी, तो क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे किनारे में पानी इकट्ठा हो जाएगा और वो एक लेक बना देगा इकट्ठा हो के, उसको बोलते हैं बैक वाटर या फिर कयाल। जैसे कि जो हमारा जैसे कि आपने सुना होगा वेम्बानद लेक, ठीक है, अभी तो यहाँ पे लेक नहीं पढ़ रहे हैं, लेक किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपने सुना होगा वेम्बानद, अष्टमुड़ी, ये केरल में आपके, ठीक है, वो भी ऐसे ही बने हैं, वेम्बानद हो गया, अष्टमुड़ी, ठीक है। तो ये सब लेक हमारे ऐसे ही बने हैं, कैसे, बैक वाटर के थ्रू। बैक वाटर है, पानी बैक मार मार के आ रहा है, ठीक है, और उसी की वजह से जो पानी इकट्ठा हुआ उसी की वजह से बन गया वो। हाँ सफ़र बता देंगे। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि इसको डिफरेंट नेम्स क्या हैं इसके डिफरेंट अक्रॉस दी कोस्ट में। सबसे पहले इसको यहाँ पे बोलते हैं कच्छ कोस्ट, ये है आपकी कच्छ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट, ये आप जानते हैं ये क्या है, एक गल्फ ऑफ कच्छ है। गल्फ मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये क्या है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बात एक ही है। ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ खम्बाट है ना, गल्फ ऑफ खम्बाट है। तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टाइडल एनर्जी जनरेट करना बहुत अच्छा होता है। ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको टाइडल एनर्जी जनरेट करनी तो कहाँ पे बेटर होगा, तो यहाँ पे बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नैरो, मतलब नैरो ओपनिंग है, आप देख रहे हो नैरो कितना नैरो है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ऊंचा ऊंचा करके टाइड आएगा, ठीक है, वो हम लोग टाइड में देखेंगे। तो ये आपका ये कच्छ कोस्ट है, काठियावाड़ कोस्ट है, ये है यहाँ पे आपका पूरा कोंकण कोस्ट। कहाँ से कहाँ आप बोल सकते हैं, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक बोलना सही रहेगा, ये आपका कोंकण कोस्ट है। इसको मैं कर्नाटक को अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्नड़ कोस्ट, ठीक है, कन्नड़ कोस्ट, ये है कर्नाटक की। केरल की है मालाबार कोस्ट। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, कल ये मुझे बताओ, कल मैंने बताया कि नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो इसको नोट कर लेना, सह्याद्री, ये वेस्टर्न घाट का नाम है इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट को यहाँ पे महाराष्ट्र वाले रीजन में सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को नोट कर लेना, ये वेस्टर्न घाट है, ना कि कोस्टल प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। मालाबार कोस्ट हो गया। देन ये आपको पता है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप केमोरिन, जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है अगर हम देखें तो, ठीक है। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और नीचे वही पूरा पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्रा, जो है इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं, पूरा तमिलनाडु और सम पार्ट ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश, जो मेन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार हिंदी में बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार। उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल प्लेन, है ना, हमारे नेशनल एंथम में भी उत्कल बंगा ऐसे करके है कि नहीं। और बंगाल में इसको बैगा प्लेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, बैगा प्लेन। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर कि इसको डिफरेंट नाम से किस नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट ये था समझने वाला पार्ट जो मैंने आपको समझा दिया, ये थोड़ा सा रट्टा वाला काम है कि कच्छ है, फिर काठियावाड़ है, फिर कोंकण है, और कोंकणी लैंग्वेज भी है। अगर आप देखो तो गोवा में कोंकणी लैंग्वेज ही बोली जाती है, तो कोंकण मतलब गोवा, ऐसे थोड़ा सा याद करना। फिर कन्नड़ कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, देन कोरोमंडल कोस्ट, देन नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, और फिर उत्कल एंड देन बैगा कोस्ट है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ये है हमारा कोस्टल प्लेन्स में। अब स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स के बारे में, बिकॉज अभी मैंने बताया कि वेस्ट साइड में पोर्ट डेवलप करना आसान होता है एज कंपेयर टू ईस्ट साइड में। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स ऑफ इंडिया,
जो इंडिया के पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो जो पोर्ट्स ऑफ इंडिया को मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेजर इंडियन पोर्ट और दूसरे माइनर इंडियन पोर्ट। मुख्य और मुख्य बोलेंगे इसको और इसको लघु बोलेंगे हिंदी में, है ना। तो मेजर और माइनर, टोटल हमारे अगर मेजर पोर्ट्स की अगर बात करें, टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, और माइनर की अगर बात करें तो रफली 200 हैं। ठीक है, 200 ही डेटा आपको याद रखना है, बिकॉज जो एसएससी ने माना है वो 200, बिकॉज डिफरेंट जगहों में आपको डिफरेंट डेटा देखने को मिलेगा, बट जो एसएससी ने माना है वो 200 माना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 13 मेजर पोर्ट एंड 200 माइनर पोर्ट। इन 13 मेजर पोर्ट की अगर बात करें तो इनमें से 12 पोर्ट ऐसे हैं हमारे, ठीक है, 12 पोर्ट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है। एक्चुअल में पता है, जो मेजर और माइनर का जो मैंने डिफ्रेंसिएशन किया वो इसी बेसिस पे किया कि ये जो होते हैं मेजर वाले, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ठीक है, इनमें अंतर यही होता है कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही है या फिर इनका पूरा ओन कर रही है। ओन करना और ओनरशिप और मैनेजमेंट, ठीक है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों किसके हाथ में? दोनों है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। बट माइनर में क्या है, यहाँ पे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है, इसलिए इनको बोलते हैं माइनर पोर्ट। और वैसे भी ये मेजर वाले बड़े होते हैं इन दी साइज एज कम्पेयर टू माइनर वाले। तो यहाँ पे जो 13 मेजर पोर्ट है उसमें से 12 गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली ओन्ड बाई द गवर्नमेंट। और इसमें से जो एक है उसमें गवर्नमेंट की माइनर शेयर होल्डिंग है और प्राइवेट प्लेयर की यहाँ पे मेजर शेयर होल्डिंग है। तो एक को हम बोल सकते हैं प्राइवेट। ये कौन सा है? ये तमिलनाडु का एन्नोर पोर्ट है, जिसको कि हम लोग कामराजकर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कामराजकर बंदरगाह, कामराजकर पोर्ट के नाम से जानते हैं। हमें मेजर पोर्ट पढ़ने, माइनर पोर्ट नहीं पढ़ने हमें कि माइनर पोर्ट कौन कौन से कहाँ पे लोकेटेड है। वी ओनली नीड टू लर्न दी मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फिर कौन कौन से पोर्ट हैं, और हर पोर्ट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ खासियत है तो उसको भी देखते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कांडला पोर्ट। इसको हम जानते हैं दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी। किस नाम से जानते हैं इसको? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, इसका जो नया नाम है। ठीक है, ये एक तरह का टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मतलब यहाँ पे जो वाटर लेवल चेंज होता है उसमें टाइड्स का बहुत रोल होता है। तो कांडला पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। नीचे आते हैं महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो मुंबई वाला डेवलप किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कांडला उतना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को हैंडल कर नहीं पा रहा था, तो इसलिए कौन से पोर्ट को डेवलप किया गया सर? तो आंसर होगा मुंबई पोर्ट को फिर यहाँ पे डेवलप किया गया। ये एक तरह के नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, मुंबई पोर्ट को डेवलप क्यों की, आप समझ लो, इसमें आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुंबई पोर्ट क्यों डेवलप किया। क्योंकि मुंबई अब उतना हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए जेएनपीटी को यहाँ पे डेवलप किया गया। इसको बोलते हैं नावा शेवा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, नावा शेवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, जेएनपीटी। और ये आपका है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, जेएनपीटी आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है पूरे इंडिया का। ठीक, इसके नीचे आएंगे आप तो गोवा आपको देखने को मिलेगा। गोवा में है मरमगांव पोर्ट ट्रस्ट। नीचे कर्नाटक में आएंगे मंगलुरु पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इनके रिगार्डिंग ऐसा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको याद करना हो, बस इसके रिगार्डिंग याद रखना। कांडला आपका टाइडल पोर्ट है, मुंबई आपका डेवलप किया गया था ताकि कांडला का थोड़ा सा प्रेशर कम हो सके। और जेएनपीटी हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नावा शेवा के नाम से जानते हैं, इट इज़ दी लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। फिर अगला है यहाँ पे हमारा मंगलुरु, जो कि कर्नाटक में देखने को मिलेगा। केरल में आपका कोची है। कोची को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी में के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये अरेबियन सी में है आपका ये पोर्ट लोकेटेड है। फिर अब आते हैं ईस्ट साइड में, यानी कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहाँ कौन कौन से पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले तमिलनाडु में तीन यहाँ पे हमें पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मेजर पोर्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर? और ये 3 मेजर पोर्ट कौन से हैं? एक तो एन्नोर है, कामराजकर, जो कि अभी मैंने बताया प्राइवेटली ओन्ड है।
ठीक है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है बट माइनर शेयर होल्डिंग है। देन चेन्नई है, एंड देन आपका टूटीकॉर्न पोर्ट है जिसको हम वीओ चिदम्बरम के पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आप आएंगे आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पे आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, दैट इज़ विशाखापट्टनम, जो कि इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह। स्थल रुद्ध बंदरगाह का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड पोर्ट का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड पोर्ट का मतलब ये होता है कि इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी सी के साथ नहीं है। अ पार्ट ऑफ लैंड है जिसको सी से कनेक्ट करने का काम करता है, एक पार्ट ऑफ लैंड है जिसको सी से कनेक्ट करने का काम करता है। तो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, एक पार्ट ऑफ लैंड है जिसको सी से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ दी डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। पारादीप है आपका उड़ीसा में, ठीक है, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल रहा है, उड़ीसा में पोर्ट है। और यहाँ पे आपका कोलकाता पोर्ट जो कि एक रिवराइन पोर्ट है, जिस तरह हमारा रिवराइन पोर्ट, जिस तरह हमारा जो कांडला पोर्ट था टाइडल पोर्ट था, बिकॉज वहाँ पे जो वाटर लेवल चेंज हो रहा था वो ड्यू टू टाइड हो रहा था, वो यहाँ पे रिवर की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए। ठीक, क्लियर। और कितने हो गए हमारे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बच रहा है, और वो एक यहीं पे है आपका, दैट इज़ कॉल्ड एज हल्दिया पोर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट। ये कहाँ पे है? ये भी आपका वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, ये किनारे, ये मतलब मैं ऊपर इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको पता रहे कि वेस्ट बंगाल में। तो कोलकाता और आपका हल्दिया दोनों कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। किसी का कोई डाउट हो पूछिए यहाँ तक। और इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा अभी तक। तो जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे, या तो मेजर नंबर ऑफ मेजर पोर्ट कितने हैं, कौन सा प्राइवेटली उन मेजर पोर्ट है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये सब क्वेश्चन पूछता है। डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? सर क्या क्या मिलता है? अरे रुक जाओ, क्या क्या मिलता है पेड कोर्स में? बताया कि अभी लास्ट में बताएंगे, लेकिन ना ये पेड वेड कोर्स से बीच में सब नहीं, बीच में सिर्फ टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल। मरमगांव जो पोर्ट है आपका जुआरी रिवर है, बिकॉज जुआरी भी मैंने पढ़ाया नहीं तो इस वजह से फिर बोलेंगे जुआरी रिवर। तो ये आपके जुआरी रिवर है एक गोवा में, उसी में पड़ता है मरमगांव पोर्ट। ये जो पोर्ट है मरमगांव, ये जुआरी की ईस्टोरी में पड़ता है, बट ये अभी मैं उस चीज़ को बताऊँगा जब रिवर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मरमगांव आपका जुआरी जो एक रिवर है गोवा की, उसकी ईस्टुअरी में पड़ता है ये। ठीक है, ईस्टुअरी में बिल्कुल। ये जो कोलकाता पोर्ट है उसका अनदर नेम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सर कंटेनर पोर्ट क्या होता है? कंटेनर पोर्ट एक तरह का, जैसे कि यहाँ पे कंटेनर पोर्ट में क्या होता है ना, जो कार्गो कंटेनर होते हैं उन्हीं को ही ट्रांसशिप किया जाता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, जैसे ट्रक वर्क में क्या होता है, कार्गो कंटेनर को लेना, ले जाना, ले आना, वो सब जो कार्गो के थ्रू होता है उनको बोलते हैं हम लोग कंटेनर पोर्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट हमारा ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और ये एक हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, क्लियर है? ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट पोर्ट यही है जो कोलकाता पोर्ट मैंने बताया ना, जिसका नाम बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यही ओल्डेस्ट है। यही ओल्डेस्ट है आपका, यही वाला ओल्डेस्ट भी है आपका ओल्डेस्ट पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो कि आपका कोलकाता पोर्ट है, यही आपका ओल्डेस्ट पोर्ट भी है, जो कि ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1870s के टाइम पे इसको डेवलप किया था, 1870 के टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ें अभी, चलिए। और कहीं कहीं पे आपको हो सकता है 12 पोर्ट भी देखने को मिले, बट 13 है ऑफिशियल तौर पे। अगर 13 ऑप्शन में नहीं होता है देन आपको 12 मार्क करना है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं, दैट इज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, विशाल मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो बहुत छोटा सा ही है, इसके बाद हम लोग आइलैंड्स को स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है कि इसका लोकेशन कहाँ पे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके। तो सबसे पहले ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमें नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया, अभी मैं CHSL Tier 1 देख रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन था कि इसमें से अरावली कहाँ है, नॉर्दर्न साइड ऑफ अरावली, मतलब जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली, ऐसे सदर्न साइड ऑफ अरावली। तो नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली में है ये। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली में ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
यहाँ पे हमें कुछ अगर बात करें डेजर्ट की, मैं डेजर्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पे लो रेनफॉल है। अब यहाँ पे रेनफॉल क्यों लो है वो मानसून में पढ़ेंगे। यहाँ पे लो रेनफॉल है, कितनी है, लेस दैन 150 मिलीमीटर पर ईयर, ये ध्यान रखना डेटा, ठीक है, ये है। और इसीलिए इसको हम ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली, इसको हम मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मरुस्थली। और मोस्टली रिवर्स जो इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगी वो एफीमरल देखने को मिलेंगे। मोस्टली रिवर्स आर एफीमरल। एफीमरल वो होती हैं जिनमें पानी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। दो तरह की रिवर्स होती हैं, अगेन वो हम ड्रेनेज वाले चैप्टर में देखेंगे मंडे को। दो तरह की रिवर होती हैं, पेरिनियल जिनमें हमेशा पानी रहता है, एफीमरल जिनमें कभी कभी पानी रहता है, तो एफीमरल रिवर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखने को मिलेंगे। वो फीचर्स क्या हैं वो हम पहले भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर आपको याद हो बर्चन्स, ये क्या है बर्चन्स, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं, इस तरह से याद आया कुछ। और इसका अगर एक हाथ हटा दें ठाकुर की तरह तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जरा बताइए। एस से नाम चालू होता है, हिंट देता हूँ आपको, एस से नाम चालू होता है। अगर इसमें एक विंग इसका एब्सेंट होगा तो क्या बोलते हैं उसको, तो बर्चन्स हो गया हमारे। और मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगी, याद आया कुछ मशरूम रॉक्स जो इरोजन की वजह से बन रही थी कि रॉक खड़ी है और उसमें से नीचे वाले साइड का इरोजन हो गया, तो इस तरह से जो रॉक बनी उसको मशरूम रॉक बोलते हैं, ठीक है। मशरूम रॉक हो गया, पेडेस्ट्रियल रॉक हो गया, तो किसी भी तरह की रॉक होगी वो आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। इट इज़ एन इरोजनल फीचर। ओएसिस देखने को मिलेगा, अब आई होप सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, ओएसिस जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, OASIS, ओएसिस। ओएसिस होता क्या है, ये एक ग्रीन पार्ट होता है डेजर्ट में, ग्रीन पार्ट इन डेजर्ट। पूरे रेगिस्तान में कहीं आपको हरियाली थोड़ी सी दिख जाए, कहीं पे खजूर अजूर के पेड़ दिख जाए, उसी को ओएसिस बोलते हैं बस, ठीक है। तो वो होता है ओएसिस, ठीक है। और पलाया क्या होता है, पलाया हम लोगों ने पढ़ा था डेजर्ट में, ठीक है। पलाया होता है आपका एक लेक होता है, जैसे कि रिवर, जैसे विंड क्या है डेजर्ट में उसने इरोजन कर दिया और ऐसा हल्का सा क्या कर दिया, हल्का सा ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया, स्लोप क्रिएट कर दिया, यहाँ पर आके पानी भर जाएगा, उसको पलाया बोल देंगे। कहीं पे वेजिटेशन है उसको ओएसिस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सीफ, ठीक है, जो एक ही मतलब ठाकुर की तरह एक हाथ उसका मतलब एक विंग हटिका, उसको सीफ बोलते हैं। तो ये कुछ हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, बस इसमें हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट में इतना ही याद रखना है कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली में है, लो रेनफॉल होती है, लेस देन 150 मिलीमीटर अ ईयर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। मोस्टली रिवर्स आर एफिमेरल एंड फीचर्स यहाँ पे बर्चन, सीफ, मशरूम रॉक्स और पेडेस्ट्रियल रॉक एंड ओएसिस आर सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स इन दिस डेजर्ट। क्लियर है। और ये आपका फैला हुआ जैसे कि राजस्थान में ये सिंध प्रोविंस हो गई, पंजाब प्रांत हो गया, और ईस्टर्न पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। थार डेजर्ट कहाँ पे, थार डेजर्ट आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। थार डेजर्ट इज इन योर राजस्थान। क्लियर। तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, राजस्थान में, सिंध प्रोविंस, पंजाब में, और ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर एंड दैट इज आइलैंड्स। इनको बोलते हैं द्वीप। अब द्वीप हम पढ़ने वाले, और द्वीप काफ़ी टाइप के यहाँ पे हम द्वीप पढ़ेंगे, बट जो हमारे टोटल आइलैंड्स हैं, बांग्लादेश को भी इंडिया में ले लिया। सर कंस्ट्रक्शन में कौन सी सॉइल यूज़ होती है, ब्रिक बनाने के लिए यूज़ होती है हमारी लैटेराइट सॉइल। एफीमेरल बता तो दिए, एफीमेरल कि जब पानी जिसमें कभी कभी रहता है, क्या सोते रहते हो क्या तुम लोग हैं, कि कभी कभी आ गए एकदम से बीच में और बस एफीमेरल क्वेश्चन मार्क। एफीमेरल बता दो, जब पानी कभी कभी जिस उसमें रहता है उसको बोलते हैं एफीमेरल। पानी कभी कभी क्यों रहता है और क्यों कुछ नदियों में जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इनमें पानी हमेशा रहता है, वो हम रिवर वाले चैप्टर में देखेंगे। आइलैंड्स, जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं, व्हाट इज़ आइलैंड, तो आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, सराउंडेड बाई वाटर, मतलब वो लैंड, पार्ट ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। पार्ट ऑफ लैंड जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, जरा बताइए। पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ आइलैंड। तीन साइड से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं कंट्री में, उनको हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो मेजर कैटेगरी कौन है, एक तो वो जो हमारे अरेबियन सी में है, ठीक है। आइलैंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वो जो हमारे अरेबियन सी में है, यानी कि लेफ्ट साइड में है, ठीक है, अरेबियन सी में, अरब सागर में है, और दूसरे जो बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि राइट साइड में है। अब जो बात करें जो लेफ्ट साइड में है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लक्षद्वीप। ऐसे याद रखना आपको, एल से लेफ्ट, एल से लक्षद्वीप। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो लक्षद्वीप ये आपके लेफ्ट साइड में है। ये आपके कोरल डिपॉजिट्स से बने हुए हैं, कोरल से बने हुए हैं। कोरल हम लोग अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। कोरल क्या होते हैं,
कोरल हमारे सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना एक तरह से बोल सकते हैं कैल्सेरियस कंसंट्रेशन रिलीज करते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं। इनमें जूज एंथेले एल्गे देखने को मिलते हैं। इनकी फेवरेबल कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि इनको सलाइन वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। ये इनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए ताकि इनके अंदर जो जूज एंथली एल्गे बैठे हुए हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें, इनको खाना दे सकें, एंड इन रिटर्न ये उनको प्रोटेक्शन दे सके उन जूज एंथले एल्गे को। तो वो क्या है, कोरल हमारे एक तरह के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, कोरल पॉलिप्स एंड जूज एंथले एल्गे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे लॉन्गेस्ट कोरल रीफ हमारे पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे देखने को मिलेगी, जरा बताइए आप कमेंट में। तो जो लक्षद्वीप हैं वो कोरल डिपॉजिट से ही बने हुए हैं, वो कोरल डिपॉजिट, कोरल आइलैंड ही हमारे जो लक्षद्वीप हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ये इनकी अगर बात करें टोटल कितने आइलैंड हैं, तो टोटल 36 आइलैंड हैं लक्षद्वीप में, 36 आइलैंड। तभी हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं, ना कि लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, बिकॉज इसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं और उसमें से लार्जेस्ट अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं बस बता रहा हूँ आपको, इसमें से लार्जेस्ट एंड्रॉट है, एंड्रॉट, ठीक। बे ऑफ बंगाल में अगर बात करें तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इनको बोलते हैं। ये आपके किस कैसे बने हुए, ये तो कोरल के बने हुए हैं जो लक्षद्वीप है, बट ये कोरल के मोस्टली कोरल के नहीं बने हुए, कुछ ही होंगे, कुछ ऐसा नहीं कि कोरल के हैं नहीं अंडमान निकोबार में। टोटल मैं बता दूं आपको, टोटल यहाँ पे 572 आइलैंड हैं, 572, ठीक है। अब कहाँ पे क्या दिया मुझे नहीं पता, ये एनसीईआरटी का डेटा मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली इसमें जो है वो एक्चुअल में अराकान योमा का एक्सटेंशन है, मतलब तो हम लोगों ने हिमालयाज पढ़ा था इस तरह से, ठीक है। और हमारा इस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, यहाँ पे हमारे हिमालयाज आए थे इस तरह से, ठीक है। याद है आपको, डाफला मीरिया बोर मिश्री पटकाई बम मणिपुर हिल्स मीजो हिल लुशा हिल्स इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये जाते हैं म्यांमार में। म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, अराकान योमा हिल्स हैं, म्यांमार में इनको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे यहाँ जब समुद्र में आती हैं पानी में खो जाती हैं, जब खो जाती हैं तो फिर यहाँ पे फिर से री एमर्ज होती हैं, और जो री एमर्ज हुई ना, ये एक्चुअल में इसी का ही एक्सटेंशन है अराकान योमा हिल्स का, जो कि हिमालय का पार्ट है। क्लियर हुई चीज़। तो ये एक्चुअल में अराकान योमा जो माउंटेन्स हैं बोल सकते हैं, अराकान योमा हिल्स, अराकान योमा जो हिल्स हैं इन म्यांमार, ठीक है, उसी का ही एक्सटेंशन है। आई अगेन रिपीट, अगर मैं ये स्टेटमेंट मार्क कर देता हूँ कि कोरल रीफ्स आर एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट इन द अंडमान निकोबार, तो बात गलत होगी भाई। अगर यहाँ पे कोरल्स हैं तो यहाँ पे कुछ कोरल होंगे ना, लेकिन मोस्टली अराकान योमा और ये लक्षद्वीप, ये सारे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कोरल डिपॉजिट ही है जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। टोटल 572 अराकान योमा हिल का एक्सटेंशन है। यहाँ तक सभी को आई होप क्लियर होगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। और लार्जेस्ट की यहाँ पे बात करें कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो दैट इज़ योर ग्रेट निकोबार, ठीक है। लार्जेस्ट यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। और आपको पता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में भी काफ़ी जो हमारे आइलैंड हैं, इन 572 आइलैंड में हमारे जो शहीद हैं उनके नाम पे रखे गए थे, काफ़ी सारे आइलैंड्स के नाम, ठीक है। और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे भी आइलैंड अभी हमको देखने को मिलेंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। बट अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अंडमान निकोबार को टारगेट करते हैं और उसके बाद हम टारगेट करेंगे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को। तो ये जो हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि हमें बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो जूम करने पे हम ये पाएंगे कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम डिवाइड कर सकते हैं, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड ऊपर और नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। ऊपर अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, इसको लोअर को साउथ ही बोलते हैं, ठीक है, लिटिल अंडमान। देन यहाँ पे आपका कार निकोबार, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार यहाँ नहीं है क्या, यहाँ पे लिटिल निकोबार। तो ये सारे अभी हम निकोबार ये एक एक करके देखने वाले हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में बना रहे कि हाँ इस तरह के हमारा डिवीजन हुआ है। बट यहाँ पे मैं अलग से आपके लिए बनाने वाला हूँ। ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल है तो लिटिल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से, यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ इसका मैं
ये हमारा नॉर्थ अंडमान, ठीक है, ये हमारा मिडिल अंडमान, ये हमारा साउथ अंडमान, दिस इज़ लिटिल अंडमान, दिस इज़ ग्रेट निकोबार, दिस इज़ लिटिल निकोबार एंड दिस इज़ कार निकोबार, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये होगा हमारा कार निकोबार ऊपर वाला और ये होगा हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है, जो कि हमारा लार्जेस्ट भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कार निकोबार, लिटिल यहाँ पे मेंशन नहीं है, और ये ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार हमारा सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप, बड़ा आइलैंड है इन दी अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले जो चीज़ आपकी एग्जाम में पूछी जाती है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ अंडमान में। आपसे ये पूछता है कि भाई कहाँ पे देखने को मिलेगी, किस पार्ट ऑफ आइलैंड में, तो सैडल पीक है इसका हाईएस्ट पीक का नाम, और ये है आपकी नॉर्थ अंडमान में। इट इज़ दी हाईएस्ट पीक, ये आपकी हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक भी आपसे पूछता है, इसका नाम है माउंट थुइलर, ये ग्रेट निकोबार में है। इसका क्या नाम है, माउंट थुइलर इसका नाम है, और ये सबकी ये मतलब सेकंड हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की। कहाँ पे है, किस आइलैंड में, ग्रेट निकोबार में, सेकंड हाईएस्ट पीक। हाइट की अगर बात करें तो हाइट सैडल पीक की है रफली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहीं यहाँ पे ब्रैकेट में 738 मीटर। माउंट थुइलियर के रफली 642 मीटर है, बट वो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना भी डीप नहीं पूछेगा, तो बस इतना पता होना चाहिए। हाईएस्ट सैडल है नॉर्थ अंडमान में, सेकंड हाईएस्ट, ऐसे याद रखो, सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट है, सबसे नीचे सेकंड हाईएस्ट है। फिर अगर आप थर्ड हाईएस्ट देखने जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं इसे लेफ्ट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको थर्ड हाईएस्ट पीक देखने को मिलेंगे, दैट इज़ माउंट दियावोलो। स्टेनो, पिछले स्टेनो एग्जाम में मैंने देखा था, इसमें मैचिंग करवाने के लिए पूछ लिया था उसने, चारों लिख दिए थे, माउंट दियावोलो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाईएस्ट पीक उसने चारों लिख दी थी। तो थर्ड हाईएस्ट पीक ये आपकी माउंट दियावोलो, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक है। और फोर्थ हाईएस्ट पीक है माउंट कोयोब, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपका माउंट कोयोब जो कि फोर्थ हाईएस्ट पीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सेकंड पॉइंट, ये तो पीक वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, जरा कमेंट में बताएंगे सभी लोग। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और वो पोर्ट ब्लेयर यहाँ साउथ अंडमान में है। इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलेगी। पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही वोल्केनोज हैं, एक तो बैरन है जो कि एक्टिव है, और दूसरा डॉर्मेंट वोल्केनो है, दैट इज़ नारकोंडम। वो सिर्फ आपको अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैरन वोल्केनो, बैरन वोल्केनो, और ये आपका एक वोल्केनिक माउंटेन है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैंने सैडल पीक लिख रखा है, वहाँ पे एक्चुअल में इसका लोकेशन है, बट इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे जगह नहीं है। तो ये नॉर्थ अंडमान के ईस्ट साइड में है आपका नारकोंडम। क्या है, नारकोंडम। ये कैसा है आपका, डॉर्मेंट है। ये कैसा है, एक्टिव है। क्लियर? पीक देख ली, कैपिटल देख ली, वोल्केनोज देख लिए, और वो अभी बाद में देख लेंगे। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, वो आपका ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। पहले ये बताइए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं चैनल्स। चैनल क्या होता है, जो सेपरेट करते हैं एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से, फिर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड को दूसरे ग्रुप ऑफ आइलैंड से। अब तो वो चैनल देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चैनल हम देखेंगे 10 डिग्री चैनल। ये जो यहाँ पे, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो आप यहाँ पे चैनल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज 10 डिग्री चैनल। ये चैनल क्या चीज़ होती है, चैनल कुछ नहीं, ये लैटिट्यूड है। ये आपका 10 डिग्री जो अक्षांश है, जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है, उसी को 10 डिग्री चैनल बोल देते हैं प्यार से। किसको अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से तो अलग कर ही रहा है। साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो 10 डिग्री चैनल है, ये किसको अलग कर रहा है, 10 डिग्री चैनल अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ये अलग कर रहा है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से। ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से। बट एक चीज ये भी तो देखिए, ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग नहीं कर रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान को ये कार निकोबार से भी सेपरेट करने का काम करता है। क्लियर? 10 डिग्री चैनल हो गया ये भी, यहाँ तक क्लियर। यहीं पे आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ साउथ और लिटिल के बीच में। दिस पैसेज इज कॉल्ड एज डंकन पैसेज। इसको हम किस पैसेज के नाम से जानते हैं,
डंकन पैसेज, ये डंकन पैसेज किसको सेपरेट कर रहा है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ डंकन पैसेज, ये सेपरेट कर रहा है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, ठीक है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक। बाकी जो चैनल है 8 डिग्री 9 डिग्री अभी पढ़ेंगे, वो जब हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ेंगे। अब ये बताइए कि यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, कुछ यहाँ डाउट तो नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं कुछ ट्राइब्स के नाम भी लिख देता हूँ, जो ट्राइब्स आपको अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में जो ट्राइब्स हैं इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अंडमानीज जो ट्राइब है, जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में देखने को मिलती है, जिनको हम नेग्रिटो ग्रुप का बोलते हैं, नेग्रिटो ग्रुप, ठीक है। नेग्रिटो ग्रुप की ट्राइब्स हैं ये टोटल कितनी है? 4 हैं। एक तो नॉर्थ अंडमानीज ट्राइब, नॉर्थ अंडमानीज ट्राइब, दूसरी है जरावा ट्राइब, तीसरी है ओंगे ट्राइब एंड चौथी है सेंथलीज ट्राइब। इनको हम बोलते हैं ऑफ नेग्रिटो ग्रुप। जो नीचे है हमारा निकोबार ग्रुप, उसमें जो ट्राइब देखने को मिलती हैं वो है हमारी मेनली 2, और वो है सोमपेन और निकोबारीज ट्राइब, निकोबारीज, ठीक है। तो ये ट्राइब याद रखिएगा जो यहाँ पे मैंने लिखी है। बाकी कुछ नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चलो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नेशनल पार्क्स, ठीक है, इन अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले तो हमारे महात्मा गांधी जी के नाम पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। मरीन क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे मरीन है, मरीन मतलब जो कोस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, सी कोस्ट में। सेकंड है आपका माउंट हैरियट, ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। थर्ड है आपका कैंपबेल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैंपबेल नेशनल पार्क। फोर्थ सैडल पीक नेशनल पार्क, जो नॉर्थ अंडमान में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज सैडल पीक आपके नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है। एंड द फिफ्थ इज गैलाथिया नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है। हाँ इसके जी कवर हो जाएगा भाई, सब कुछ कवर होगा। कुछ डाउट हो तो वो पूछिए। सर सुभाष चंद्र बोस वाला बता दीजिए। अच्छा सुभाष चंद्र बोस वाला बता दीजिए, तो सुभाष चंद्र बोस वाला यहाँ पे लिख लीजिए। फिर जो आपका रॉस आइलैंड है ना, पहले जिसका नाम रॉस आइलैंड हुआ करता था, उसका नाम चेंज किया गया था। क्या नाम रखा गया था रॉस आइलैंड का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पे, ठीक है। रॉस आइलैंड का नाम, जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड पड़ता है अंडमान निकोबार में, इसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। और अभी हमारे कुछ जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज थे, उनके नाम पे भी नामकरण चेंज किए गए थे यहाँ पे अंडमान निकोबार के, उनके नाम पे रखे गए थे, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? और यहाँ पे चलो यार मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बिकॉज जब बात आई ही है इसकी, तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जो नाम चेंज हुए ना आपके, जो मेन 3 नाम चेंज हुए हैं, एक तो रॉस आइलैंड का नाम चेंज हुआ है। रॉस आइलैंड का नाम तो हमारे सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया इसका नाम, ठीक। और नील आइलैंड है, ठीक है, एक नील आइलैंड है जिसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप, ठीक है, शहीद द्वीप। और जो आपका ये एक रॉस तो हो चुका है, हैवेलॉक था वो, ठीक है, हैवेलॉक, ठीक है, हैवेलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज करके रखा गया है स्वराज द्वीप, ठीक है, स्वराज द्वीप। और जो 21 परम वीर चक्र अवॉर्डीज हैं, 21 परम वीर चक्र अवॉर्डीज हैं, उनके नाम पे रखे गए हैं 21 जो अननेम्ड आइलैंड थे। ये चेंज तो नहीं बोला जाएगा, चेंज किए गए हैं। ये जो अननेम्ड आइलैंड थे 21, उनको परम वीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पे रखा गया है। अब वो 21 नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस नदी द्वीप, मतलब सॉरी नदी द्वीप बोल रहा हूँ, बोस द्वीप। नील आइलैंड का नाम है यहाँ पे शहीद द्वीप, और हैवेलॉक आइलैंड का नाम है स्वराज द्वीप।
अब बात आई नदी द्वीप के मुंह से निकल ही गया तो चलो बता देते हैं। नदी द्वीप हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्रा बनाती है वो नदी द्वीप, मतलब ये तो हम देख रहे हैं समुद्र में द्वीप बने हुए हैं। एक ऐसा द्वीप हमारे असम राज्य में, उसको बोलते हैं मजूली द्वीप, मजूली आइलैंड। वो आइलैंड समुद्र में नहीं है, वो रिवर के द्वारा बनाया जाता है, तो वो इसीलिए इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा वो नदी द्वीप है। खैर उसको छोड़िए अभी, वो हम ब्रह्मपुत्रा रिवर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। आई होप यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो इंडिया के लेफ्ट में सिचुएटेड है, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि अरेबियन सी अरब सागर में हमें देखने को मिलता है। इनको कलेक्टिवली ऊपर वालों को अम्मिनी द्वीप आइलैंड बोल देते हैं हम, ठीक है, अम्मिनी द्वीप। और नीचे वालों को बोल देते हैं कैनानोर, नीचे वालों को बोल देते हैं कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड। और यहाँ पे आपका पास होता है 11 डिग्री चैनल जो अम्मिनी द्वीप को कैनानोर से सेपरेट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उतनी चीज़ें याद करने के लिए नहीं है, बट फिर भी एंड्रॉट सबसे बड़ा है। और एंड्रॉट को जरा खोजिए, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको एंड्रॉट, देखिए यहाँ पे जूम करके अगर आप देख पा रहे हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अम्मिनी द्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को। यहाँ पे अम्मिनी द्वीप भी दिख रहा है ये, ठीक है। इसको अम्मिनी द्वीप भी शॉर्ट में बोलते हैं। अम्मिनी द्वीप को कैनानोर से अलग करने का काम करता है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कोई एक आइलैंड नहीं। इनको सबको कलेक्टिवली अम्मिनी द्वीप आइलैंड्स बोल देते हैं, नीचे वालों को कैनानोर बोल देते हैं। ये डिवाइड होते हैं 11 डिग्री चैनल से। अगेन 11 डिग्री क्या है? 11 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सॉरी जो लैटिट्यूड है आपका, लैटिट्यूड वो है 11 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, अब नीचे आइए जरा। पहली बात तो एंड्रॉट ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आइए, ये हमारे पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जहाँ पे आपको ये सारे दिख रहे हैं ना, कितियान हो गया, पेरामुल हो गया, कड़मट हो गया, अम्मिनी हो गया, ठीक है। और कड़मट से याद आना चाहिए कि कड़मट और थुंडी और कड़मट बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी मिला था, ठीक है। वो करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। खैर अगर आपके आ जाता है एग्जाम में कि थुंडी और कड़मट बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था, कहाँ पे है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल लोकेटेड है इसकी, कावारट्टी, लक्षद्वीप की, ठीक है। ये सुहेली आइलैंड है, ठीक है। अब नीचे आइए जरा, यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिख रहा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है मिनीकॉय। पता नहीं आपको दिख रहा है वहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं, ये मिनीकॉय आइलैंड है। ये भी लक्षद्वीप का पार्ट है, लेकिन देखो कितना अलग है इससे, कितना अलग है, ठीक है। और इतना अलग है कि इन दोनों के बीच से एक लैटिट्यूड गुजरता है, एक अक्षांश गुजरता है, जिसको 9 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री चैनल बोल देते हैं इसको। और ये 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? एंटायर ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप को, ठीक है। एंटायर ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिनीकॉय से, एंटायर ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप फ्रॉम मिनीकॉय। मिनीकॉय नीचे है ना, इसलिए। अब इसी के नीचे जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, इसके नीचे और नीचे जाओगे तो मालदीव्स देश देखने को मिलेगा। वो अलग कंट्री है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। मिनीकॉय इंडिया का पार्ट है, लक्षद्वीप का पार्ट है, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। मालदीव्स एक देश है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। और मिनीकॉय और उस पर्टिकुलर देश के बीच में, यानी कि मालदीव के बीच में, ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको हम 8 डिग्री चैनल बोल देते हैं। ये डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है? मिनीकॉय को लक्षद्वीप, मिनीकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। ये भी तो बोल सकता हूँ, पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि मिनीकॉय लक्षद्वीप का ही तो पार्ट है। वो क्योंकि लक्षद्वीप से दूर था, इसलिए 9 डिग्री चैनल उन दोनों को डिवाइड कर रहा था। तो उन्होंने बोल दिया 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनीकॉय से अलग करता है, बट दैट डजंट मीन मिनीकॉय किसी और देश का हिस्सा है, वो हमारा ही पार्ट है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं सदर्न मोस्ट आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप का। क्लियर? इसके नीचे हमें देखने को मिलेगा 8 डिग्री चैनल, जो किसको सेपरेट करता है? जो सेपरेट करता है मिनीकॉय को फ्रॉम मालदीव्स, या फिर हम बोल सकते हैं लक्षद्वीप को फ्रॉम मालदीव्स। बात एक ही है। क्लियर यहाँ तक सभी को? और यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म, ठीक है। और जो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो भी आपका ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे लोकेटेड है अंडमान निकोबार में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि आई रिपीट अगेन कि 2004 की जो सुनामी आई थी, बॉक्सिंग डे सुनामी। बॉक्सिंग डे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्रिसमस से अगला वाला दिन होता है 26 दिसंबर, उसको बॉक्सिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, हॉलीडे होती है उस दिन। तो उसी दिन ही आई थी, 2004 को आई थी ये, ठीक है। और सुनामी आप जानते हैं, सुनामी का मतलब हार्बर वेव्स होता है, एक जापानीज़ टर्म है। जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो उसको सुनामी बोलते हैं हम लोग, उसी से सुनामी, हमारी सुनामी की वेव्स उठती हैं, लहरें उठती हैं। अब यहाँ पे आपका ख़त्म नहीं हुआ है। मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड तो हमने देख लिया, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, उनके रिगार्डिंग हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो छूट रही हो। पीक्स हो गई हैं, कैपिटल हो गई है, बैरनाकोंडम भी हो गया है, और सारे हमारे
चैनल पासेस भी हो गए हैं, ट्राइब हो गए हैं, नेशनल पार्क हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इंडिया का मैं मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और आइलैंड है हमारे, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक आइलैंड जिसका नाम है आलिया बेट आइलैंड। आलिया बेट आइलैंड है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सर क्रीक। सर क्रीक ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। सर क्रीक जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नीचे आएंगे यहाँ पे पाक स्ट्रेट के पास, पाक बे के पास हमें देखने को मिलेगा कच्चा तीवू आइलैंड, ठीक है। कच्चा तीवू, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा तीवू, ठीक है। कच्चा तीवू आइलैंड देखने को मिलेगा और ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड, ऑब्वियस सी बात है किसके बीच में होगा, श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, एक्चुअली है क्या, जैसे यहाँ पे मछुआरों को लेकर थोड़ा ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है कि हमारे कुछ मछुआरे वहाँ पे चले जाते हैं, इस तरह यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे यानी कि जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, तो यहाँ हमें ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलता है न्यू मूरे। ये है आपका आइलैंड न्यू मूरे। और ये बताइए किन दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट का एक जड़ होगा न्यू मूरे आइलैंड? ये है आपका इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। सब किसी को आइलैंड ही क्यों चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन होते हैं ओशन में, और इंडिया के पास यही एडवांटेज है कि इसकी इतनी लंबी कोस्टलाइन है, पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करता है। इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। चाइना चढ़ता है इसी बात से, और चाइना को डर रहता है इसी बात का, अगर इंडिया ने अगर मान लो इंडिया के साथ कुछ वॉर हो गया तो जो ट्रेड रूट है ये पूरा इंडियन ओशन के होकर थ्रू जाता है, इसको ब्लॉक कर लेगा। इसीलिए वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रखा है उसको काउंटर करने के लिए। उसी को काउंटर करने के लिए श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट लीज पे ले लिया है 99 सालों के लिए, वहाँ पे स्ट्रैटेजिक अपनी फुटिंग बनाने के लिए उसने। इसी वजह से यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी ग्वादर पोर्ट में भी उसका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, उसने डेवलप किया है वहाँ पे। और उसी को काउंटर करने के लिए हमने ईरान में कौन सा पोर्ट डेवलप किया, कोई बताएगा ईरान में हमने कौन सा पोर्ट डेवलप किया है, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे हमें कुछ और आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, दैट इज़ ओडिशा में व्हीलर आइलैंड। ना APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। क्यों? क्योंकि पुराना नाम था इसका व्हीलर आइलैंड, बट अभी इसका नाम है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये जगह जो पड़ती है दैट इज़ इट इज़ लोकेटेड इन चांदीपुर, ठीक है। ये आपका जो जगह है दैट इज़ लोकेटेड इन चांदीपुर उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से जो हमारी मिसाइल टेस्टिंग होती है वो यहीं से होती है, जो अग्नि, ठीक है, और आकाश जितनी भी है हमारी पृथ्वी, ये सब हम यहीं से टेस्ट करते हैं। दैट इज़ इट इज़ आर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ये हमारा एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वेरी स्ट्रैटेजिक कमांड है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजते हैं, ठीक है। उसका भी एक कारण है, बिकॉज ये इक्वेटर के जितने नज़दीक होता है तो उसको, क्योंकि इक्वेटर में हमें पता है कि हमारी इक्वेटोरियल स्पीड ज़्यादा होती है। हम लोगों ने पढ़ा था पहले दिन ऑफ क्लास में ही, हमने ये चीज़ पढ़ी थी ज्योग्राफी की कि इक्वेटोरियल स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर आप इक्वेटर के पास से जितना रिलीज़ करोगे उतना ही आपको कम फ्यूल, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर बना रखा है। और तभी देखें तो क्या है, फ्रांस ने फ्रेंच गियाना टेरिटरी, फ्रेंच गियाना वो पड़ती है वेनेजुएला के पास में, साउथ अमेरिका में। कभी मैप पे देखना अगर आपने देखा हो तो वो इसीलिए वहाँ पे जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च करता है वहीं से जाके करता है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्यूल कम पड़ता है, क्योंकि इक्वेटर के पास में है वो पॉइंट। यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग करते हैं कोस्ट में, इसलिए करते हैं ताकि जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा के चांदीपुर में ही आपका पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और एक और यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपका पड़ता है पंबन द्वीप, ठीक है। उसको बोलते हैं पंबन आइलैंड, यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु में, दैट इज़ योर पंबन आइलैंड, ठीक है। तमिलनाडु में पंबन द्वीप इसको बोलते हैं हिंदी में। ख़त्म होता है यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर। ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या? हाँ अनिल कुमार जाट, ये क्लास रिकॉर्डेड है। ये क्लास लाइव तब होती जब मैं तुम्हारे बेड में बैठ के तुम्हें पढ़ा रहा था कि देखो बेटा ये पंबन आइलैंड, चलो पंबन आइलैंड घूमने चलते हैं, तब ये लाइव क्लास होती। ये तो रिकॉर्डेड है, ठीक है। पंबन अनिल जी दिल पे नहीं लेंगे, ये क्लास लाइव क्लास है ना। अगर आपको लग रहा है ये रिकॉर्डेड कैसे हो सकती है, आप खुद ही देखिए, है लाइव क्लास है ना। एडम्स ब्रिज देखने को मिलता है वो, बिल्कुल एडम ब्रिज नहीं उसको बोलना है, उसको रामेश्वरम ब्रिज बोलना है, ना कि एडम। वो एडम तो अंग्रेज बोलते हैं, हमें तो राम जी के नाम पे बोलना है ना, रामेश्वरम आइलैंड।
जूम करिए, दिख नहीं रहा। अच्छा, जूम कर दें इसको, पीपीटी को हम कैसे जूम कर देंगे? क्या नहीं दिख रहा है बताओ तो। बिल्कुल, आर्कीपेलागो भी वर्ड यूज़ करते हैं हम ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए, आर्कीपेलागो वर्ड भी यूज़ करते हैं। चाबाहार पोर्ट डेवलप किया हमने ईरान में, बिल्कुल शिवांगी से, ये चाबाहार पोर्ट। ठाकुर के अच्छा दोनों हाथ कटे थे। सॉरी, तो मतलब एक हाथ अगर कट जाए तो क्या बोलेंगे उसको, तो सीफ बोलेंगे, ठीक है, पता नहीं था। ठाकुर के दोनों। अरे ठीक है, राम सेतु बोल दिए, का है मतलब, तुम लोग तो दिल पे ले लेते हो तुरंत। वीर सावरकर एयरपोर्ट, हाँ वीर सावरकर पोर्ट आपको, ये एकमात्र पोर्ट है अंडमान निकोबार में जो कि पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है, यहाँ की जो कैपिटल है साउथ अंडमान में, एकमात्र यहाँ का एयरपोर्ट है। ठीक है, और आज क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, आज क्वेश्चंस नहीं है, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछने आते हैं, क्वेश्चंस नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है हम लोग का ख़त्म। किसी का आई होप का कुछ डाउट नहीं होगा, हमारे सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन ख़त्म होते हैं। मंडे को विल स्टार्ट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, रिवर सिस्टम देखेंगे। अगले दिन सॉयल एंड फॉरेस्ट कवर देखेंगे, और फिर उसके अगले दिन कुछ एक मानसून वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बची होंगी तो वो देख लेंगे। तो ये मान के चलिए कि वेडनेसडे तक इंडियन जोग्राफी मतलब पूरा जोग्राफी ख़त्म हो जाने वाला है आपका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा सब्जेक्ट बताइए। क्वेश्चन नहीं है आज ना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है आज, अच्छा। मतलब तुम लोग वार्म अप मैच में भी इतने इंटरेस्टेड रहते हो क्या? ज़्यादा मैच का वो मत रखो, है ना। वार्म अप मैच पे इतना एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन इतना दिल पे नहीं लेते हैं किसी चीज़ को। पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है? पोर्ट वो होता है जहाँ पे सामान आता जाता है जहाँ से, ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्ट, एकदम देसी भाषा में, ठीक है। और अगर एकदम विदेशी भाषा में बोले तो, विदेशी भाषा में अगर बोले तो इट इज़ अ, बोल सकते हैं इट इज़ अ हार्बर टाउन वेयर शिप्स टेक ऑन एंड डिस्चार्ज कार्गो, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड, अंग्रेजी भाषा, यानी कि जहाँ पे शिप्स जो होते हैं हमारे, वो सामान लाते हैं, ले जाते हैं। सर बीच वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब कैसे, समझा नहीं। बीच वाले क्वेश्चन आते हैं मतलब ये पूछ रहे हैं क्या कि कौन कौन से जैसे बीच हैं तो वो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, ये पूछ रहे हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखे एसएससी में। बनने को तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो अगर आएगा तो वो पीवाईक्यू सीरीज तो हम लोग करेंगे ही ना बाद में, जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो देखेंगे, तो वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। हज़ार चीज़ें हैं, कितना ही पढ़ेंगे। हिस्ट्री, इतिहास, फिज़िक्स, केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री क्योंकि तुरंत ख़त्म हो जाएगा। केमिस्ट्री, हिस्ट्री टाइम लगेगा ना, एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, काफ़ी बड़ा है। तो पहले केमिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हिस्ट्री करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली शायद क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि केमिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम लोगों के होंगे रिवीजन सेशंस, वन शॉट लेक्चर्स होंगे, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू पूरा जो हमने पढ़ा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो पूरा हमारा रिवीजन हो जाएगा, दूसरा जो मेंस में सीजल मेंस में बैठने वाले हैं उनका भी पूरा सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। और हिस्ट्री का भी मैं एक वन शॉट लेक्चर ले लूँगा, मतलब बिफोर स्टार्टिंग द हिस्ट्री। और उसके बाद ये मान के चलिए अक्टूबर लास्ट में हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट हिस्ट्री को, बिकॉज हम लोग ठीक ठाक स्पीड में चल रहे हैं, पेस में चल रहे हैं, ठीक है। और मेन ये है कि अब पेस, मतलब जितना एजिलिटी ज़रूरी है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, यानी जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना पीछे की चीज़ें रिविज़न करना भी इंपॉर्टेंट है। तो मेनली जो हमारा अक्टूबर का मंथ है उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो केमिस्ट्री ख़त्म होगा, ठीक है, और दूसरा रिवीजन होगा सारे जो भी हमने अभी पढ़ा है। तो अक्टूबर आपका मंथ रख सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, जो आगे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। फिर जब हम स्टार्ट करेंगे नवंबर से, दैट डजंट मीन कि अक्टूबर में करेंगे नहीं, अक्टूबर में सब रिवीजन सेशन होंगे, तो मतलब उतना ज़्यादा लोड नहीं रहेगा आपको जीके को लेके, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं कि आप रिवीजन वाला काम करेंगे जीके में, ठीक है, अक्टूबर के महीने में, और बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस महीने में, ठीक है। पेड कोर्स के बारे में, अच्छा हाँ, पेड कोर्स के बारे में सर, चलो सुमित अभी बता देते हैं। पेड कोर्स भाई जिन लोगों को नहीं पता है,
ये पेड कोर्स की वीडियोस हैं जो लाइव स्ट्रीम होती हैं फ्री ऑन यूट्यूब। इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं परमार अकेडमी ऐप में, जहाँ से आपको दिखेगा परमार्स जी के बैच कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, कोर्स सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा परमार्स जी के बैच, ठीक है, फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स परमार्स जी के बैच। उसमें जब आप एनरोल कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग कोर्सेज़ की, हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में, और जो क्विज़ेज़ हैं जो वीकली क्विज़ेज़ होती हैं जो कि जैसे अभी जो हम लोगों ने किया है इस वीक में उसकी क्विज़ कल होगी संडे को, तो सारी क्विज़ेज़ आपको यहीं पे बैच के अंदर मिल जाएंगी। देयर इज़ नो कूपन कोड, ठीक है, लेकिन पूछिएगा क्या कूपन कोड है, कुछ नहीं है, और ये बैच में आप चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू कैनिक्स। बिल्कुल सलाइन होता है कैल में वाटर, बैक वाटर में बिल्कुल वाटर सलाइन होगा। सीपीयू के दिन क्लास मत लो, सीपीयू के दिन ठीक है, सीपीयू के दिन नहीं क्लास लेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को। शिखा त्रिपाठी सीडीएस 2024 क्लासेस कभी बताइए। सीडीएस 2024 के लिए देखिए, अगर आपका मेन टारगेट है एसएससी तो दिस वुड बैच वुड बी बेस्ट। मेन टारगेट नहीं सिर्फ सीडीएस ही मेन टारगेट, देन समागम इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, समागम इनिशिएटिव, ठीक है। उसके लिए परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने परमार ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया है। रिकॉर्डेड लेक्चर से लाइव लेक्चर्स नहीं है समागम इनिशिएटिव में, फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब एक तो डेली क्विजेज मिलती हैं उसमें टेलीग्राम पे, बिकॉज यहाँ पे फोकस इस बार है हमारा क्विज मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पे, तो वो क्विज़ हो गई। पीवाईक्यू बेस्ड क्विजेज हैं, मतलब एक चैप्टर पे सारी जितनी भी पीवाईक्यू आई हैं वो सारी क्विज पीवाईक्यू बेस्ड क्विजेज हैं, प्लस वीकली मतलब एक मॉड्यूल मिलेगा आपको और उस मॉड्यूल के बेसिस पे टेस्ट होंगे, जैसे एक्चुअल में आपका यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है सीडीएस में उस लेवल को। तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया है वो लेक्चर्स तो ही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बट मेन फोकस है क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को टारगेट किया गया इस बार, ठीक है, समागम इनिशिएटिव में। वो सीडीएस के अगर आप मेन प्रायोरिटी सीडीएस को रखते हैं देन, और आपको एसएससी का रखना है और है कि ठीक है एसएससी देते देते सीडीएस भी दे देंगे, देन परमार जी के बैच आपके लिए बेटर रहेगा। समागम इनिशिएटिव में कोई भी स्टैटिक जीके नहीं होगा, बिकॉज वहाँ नहीं पूछता है कि एक्सपोनेंट हो गए, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन बजाते थे, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मेन होता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे काफ़ी फोकस कर रहा है यूपीएससी, तो उसी बेसिस पे समागम इनिशिएटिव में जो भी क्विजेज मिलती हैं डेली टेलीग्राम पे और पीवाईक्यू बेस्ड हर चैप्टर की क्विज़ और जो मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या ये परमार जी के बैच में क्या मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जो है तो आप देख ही रहे हैं, स्टैटिक जी के इसमें कवर्ड होगा और क्विजेस में कोई मतलब मॉड्यूल वगैरह नहीं मिलेंगे, वीकली क्विजेस होती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वीक में, नोट्स यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, क्लियर। स्टेनो के लिए स्ट्रैटेजी, स्टेनो के लिए क्या ही स्ट्रैटेजी है, स्टेनो के लिए आप ये है कि अब चीज़ें रिवाइज करना स्टार्ट कर दो आप, है ना। अभी रिजल्ट नहीं आया सीडीएस का। डबल आई के लिए कुछ बताइए, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, पीडीएफ लेनी है बस ठीक है, मतलब पीडीएफ लेनी है, नहीं पीडीएफ का सिर्फ अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर इस एग्ज़ाम का उस एग्ज़ाम का, देखिए अभी डीडीए का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, डीडीए का कुछ अलग से पढ़ाया था क्या डीडीए के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किए थे इसीलिए दिखाने के लिए, ताकि आपको ये अश्योरेंस रहे कि जो हम लोगों ने पढ़ी हुई चीज़ें कितनी आ रही हैं, ठीक है, एकदम फोड़ के आए स्टूडेंट्स पेपर। तो इस लेवल को मैंने आपको कल भी बोला था, जैसे सीजीएल या फिर उसके जो नीचे लेवल का है, कोई भी आप एग्ज़ाम में बैठो आराम से जीके हो जाएगा। वो आप देखो कि उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आप देखो, ठीक है। अब जैसे मुझे पता है जैसे बिहार एसएससी में भी काफ़ी वैकेंसीज़ आई हैं, है ना, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा बिहार एसएससी में। अब उसके लिए मैं को ऐसा नहीं कि कुछ अलग से क्लास कराऊंगा या अलग से मैं बैच लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, करने को मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग उसको लेके एक्साइटेड रहते हैं कि अच्छा बिहार एसएससी के लिए चलो, सिर्फ बिहार एसएससी के लिए, वो मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जब जीके चेंज नहीं है, ठीक है, अगर कुछ है तो फिर आप एक्स्ट्रा से पढ़ लो, या फिर अगर कुछ है तो बता दो, अगर मैं कुछ करवा सकता हूँ मेरे पास टाइम है तो करवा दूंगा। लेकिन मैं जो करवाने चला था स्टार्टिंग से उसको लेकर मैं डेविएट नहीं होगा कि भाई अच्छा बिहार एसएससी आ गया ये लो एक नया बैच लो, डीडी आ गया ये लो नया डीडीए का बैच लो। अब क्या अलग से कुछ पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी क्या डीडीए में, लड़के फोड़ के आ रहे हैं पेपर, ठीक है। वैसे ही बिहार एसएससी में भी आप देखिएगा जो भी एग्ज़ाम आएगा, ठीक है,
बस आप करिए, ठीक है, प्रोसेस पे फोकस रखिए सर, रिजल्ट पे नहीं। प्रोसेस फॉलो करेंगे, जीके अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप किसी भी एससी में बैठ जाइएगा, चाहे वो बिहार का एसएससी हो या फिर कहीं का भी एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। हाउ टू स्टडी वैलिडिटी सुमित, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर है इसकी फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स। और समागम इनिशिएटिव की है टिल दी CAPF 2024 एग्ज़ाम, बिकॉज इसमें हमने CAPF AC एग्ज़ाम को भी टारगेट किया है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है, तो वो आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में ख़त्म होगा, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ये ख़त्म हो जाएगा आपका। ये क्या है, इसका वैलिडिटी 1 ईयर तक फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज रहेगा, यानी कि वो भी अराउंड सितंबर तक, जैसे अभी आप करते हो तो सितंबर तक। पहले आपने किया था जो जैसे जुलाई में किया था, तो जुलाई में आपका एंड हो जाएगा। अजय रावत फालतू क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं टाइम आउट कर दूंगा। आपका पढ़ाया हुआ आएगा क्या पूरा? ना, नहीं आएगा, हम कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं जो नहीं आएगा। हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, कुछ टिप्स दे दो। टिप्स वो अलग वीडियो में दे दूंगे, अभी इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने प्रोडक्टिविटी पे वीडियोस डाल रखे हैं, उनको आप देखिए कि कैसे प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दिन में, उसको सही करके ही स्टडी इफेक्टिव, कोई एक ऐसा मूल मंत्र नहीं होता कि ये कर लो बस स्टडी इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी। जो भी आपका डेली रूटीन देखिए किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं डेली रूटीन में, वो चेंजेस करेंगे। और एक एक छोटे छोटे एक एक चेंज करिए अपने लाइफ में कि भाई और कहाँ से टाइम बचा सकते हैं, और कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, और कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। वो चीज़ आपको हेल्प करेगी और इफेक्टिव स्टडी करने में, राइट। थैंक यू। और कल टेस्ट है आप लोगों का एप्लीकेशन पे, तो रिवाइज़ कर लीजिएगा जो भी हम लोगों ने वीक में किया, और मंडे को रिवर्स सिस्टम करने वाले हैं। थैंक यू।